ओम श्री गण गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनि देव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं त्रिक पंचांग से लिए गए हैं। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और जिस प्रकार तथा यह प्रस्तुति आप तक YouTube के माध्यम से पहुंचाई जा रही। और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, इस दैनिक पंचांग के भी 5 अंग हैं और ये 5 अंग यानी 5 भाग हैं। 5 भागों में इसकी प्रस्तुति है और यह 5 भाग का पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। दूसरा भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके भविष्य को जानने के लिए। केवल आज ही नहीं, इससे आज के बारे में भी आप जान सकते हैं और भविष्य के बारे में भी जान सकते हैं। यह दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपने फल नहीं देते। तो आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा वास्तव में आपके जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है, इन दोनों को आपस में सामंजस्य कर यह निकालते हैं कि आज का दिन आपका कैसा है। शुभ है, अति अति शुभ है, अशुभ है, अति अशुभ है आदि आदि, जिसके अनुसार आप अपने नित्य के कर्मों को आप कर सकते हैं, सावधानियां बरत सकते हैं। साथ ही साथ नए काम यदि कोई शुरू करने जा रहे हैं तो आप मुहूर्त को देखकर इसको आप उसका उपयोग कर फिर उसमें शुभता ला सकते हैं अपने कर्मों। तो ये तो रहा, इसे तारा बल कहते हैं जो कि आज के बारे में बताता है। चंद्रमा से संबंध जब रखते हैं तो आज के बारे में, और यह मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जो जातक के पूरे भविष्य के बारे में बताता है। कौन सी दशा महादशा कैसी होगी, जन्म कुंडली में बैठे ग्रह का परिणाम कैसा होगा और जीवन भर आपसे मिलने वाले व्यक्तियों का से आप क्या पाएंगे क्या खोएंगे। यह जन्म नक्षत्र, यह 9 तारा चक्र पद्धति बताता है। तो चलिए विस्तृत चर्चा हम प्रस्तुति में करेंगे। तीसरा भाग नक्षत्र की तरह की जगह राशि को लाते हैं, यानी चंद्रमा जिस राशि में है जन्म कुंडली में स्थायी रूप से, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार आज का कैसा दिन रहने की संभावना है। और चौथा भाग एक मुहूर्त से है जिसे चौघड़िया मुहूर्त कहते हैं। यह दिन में 8, रात्रि में 8 होता है और यह अशुभ और शुभ काल बताता है कि कौन सा शुभ काल अशुभ काल आपके कार्यों के लिए उपयुक्त या दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य के लिए उपयोगी हुआ करता है। तो विशेष चर्चा प्रस्तुति। और आज के दैनिक पंचांग के 5वें भाग में अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है। अंक हमारा आधार है, क्योंकि अगर यदि जन्म कुंडली भी बनाते हैं तो पहले अंक को हम लेते हैं, जन्म तिथि को लेते हैं, समय को लेते हैं, ये सभी अंक होते हैं। अंक के अंक में हम रहते हैं, यानी अंक के दूध में रहते हैं और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक से आरंभ करते हैं और अपने द्वारा बनाए गए अंक से लेकर हम आगे जीवन यापन से लेकर सभी कार्य करते हैं। और इसी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं कि जो कुछ अंक हम ऐसे ले लेते हैं जो हमारे लिए असुखदायी होती है, पीड़ादायक होती है या बाधक होती है, जिसके चलते हमारे जीवन में बाधाएं होती है, समस्याएं होती
तो अंक ज्योतिष बहुत ही आसान है सीखना। अंक ज्योतिष को का उपयोग करना भी बहुत आसान है, घर पर बैठे बैठे। और अंक ज्योतिष से हम कौन से अंक की ऊर्जा कम मिल रही है, घर में वास्तु दोष कैसा है, यह भी हम जान सकते हैं। तो चलिए अंक ज्योतिष पर के साथ उसके कुछ क्षण उसमें अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय, और उसके बाद आज का दिन अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहा स्वभाव। इस तरह हमारे 5 अंग जो प्रस्तुति के हैं, यह ये हमारे आज के प्रस्तुति है। अब आपको ले चलते हैं पंचांग पर। पंचांग ऐसे ही आपस में जैसे 5 अंग होते हैं, शुभ और अशुभ मुहूर्त इसे हम जानते हैं, किंतु यह शुभ केवल इतना ही तक सीमित नहीं है। यह जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हमारे निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की अहम भूमिका को हमारे जीवन में देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं। और जब हमारे मित्र, परिजन, शुभेच्छुगण पंचांग का अनुसरण करके अब लाभान्वित होते हैं, तो उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बनते हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। और चलने के पूर्व किसी भी कार्य को आरंभ करने के पहले गणेश की स्तुति की जाती है, श्री गणेश की स्तुति की जाती है। तो मन ही मन क्षण भर के लिए श्री गणेश को याद करते हैं, स्तुति करते हैं, ताकि कार्य हमारे निर्बाध रूप से आगे बढ़े और समुचित प्रचार प्रसार हो। स्वागत है आपका आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग में। आज का दिनांक 6 सितंबर 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्ववसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कल युग का 5126वां। आज का सूर्योदय 5:32 पर, सूर्यास्त 6:03। आज का दिशा सूर्य पूरब है। फिर भी इस दिशा में यात्रा करने में बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के 5 अंक। वार शनिवार, तिथि देर रात्रि 1:41 तक चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पूर्णिमा जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 10:55 तक धनिष्ठा जो शतभिषा नक्षत्र में आता है, और धनिष्ठा, और उस तत्पश्चात शतभिषा। पुनः हम त्रुटि निराकरण करते हैं। नक्षत्र रात्रि के 10:55 तक धनिष्ठा, तत्पश्चात शतभिषा। योग दिन के 11:52 तक अतिगंड, उसके बाद सुकर्मा, और करण अपराह्न 2:21 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात्रि 1:41 तक वनिज, और फिर विश्री जो भद्रा होता। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व, ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व शिव को नमन करते हुए, भोलेनाथ को नमन करते हुए देखते हैं कि भोलेनाथ का आज वास कहाँ है और ये कितना शुभ फलदायी है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज जब तक चतुर्दशी तिथि है तब तक शिव का वास भोजन पर है, पीड़ादायक। और उसके बाद पूर्णिमा तिथि में वे शमशान में रह उनका वास है, जो कि शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:23 से 12:13 अपराह्न तक, अमृतकाल दिन के 12:50 से 2:23 अपराह्न तक, रवि जो प्रातः 5:32 से दिन के 10:55 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:53 से 2:43 तक, गोधूली वेला संध्या 6:03 से 6:26 संध्या तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 0:11। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:40 से 10:40 तक, गुलिक काल प्रातः 5:32 से 7:06 तक, यमगंड अपराह्न 1:22 से 2:55 अपराह्न तक, भद्रा देर रात्रि 1:41 से 5:32 तक, और भद्रा का वास पाताल में है जो कि शुभ नहीं है। चलिए, ये महत्वपूर्ण मुहूर्त हुए। ग्रहों की शक्ति को देखें यदि, तो अंश के अनुसार ग्रह चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन आज होने वाला है, जब वे मकर राशि से शनि के ही कुंभ राशि में जाएंगे। शेष ग्रह मजबूत स्थिति में है, और मित्र राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 5 ग्रह हैं, सम राशि में 1 ग्रह है, और अपनी ही राशि में सूर्य देव 1 ग्रह है। सूर्य की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह हैं, बुध की राशि में 2 ग्रह हैं, शनि की राशि में 2 ग्रह हैं, और मंगल तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं। इस प्रकार अगर नक्षत्रों को से ग्रहों का संबंध देखें, तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सम नक्षत्र में 1 ग्रह है, और अपने ही नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, मंगल देव, बृहस्पति देव और शनि देव। किसी भी ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। शुक्र देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, मंगल देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा तथा राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे आज के दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। आपको दूसरा और महत्वपूर्ण प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं, जहां आप नक्षत्र के अनुसार आज का दिन भी देखेंगे और भविष्य के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नव तारा चक्र पद्धति, ताराबलम जिसे बोलते हैं, ताराबलम में चलते हैं। दूसरे भाग में नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। स्वागत है आपका दूसरे भाग। ताराबलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब भी हम देखते हैं कि आज का दिन कैसा होने की संभावना है, तो ताराबलम इसे कहते हैं। आपके समक्ष ताराबलम के नीचे जो वर्टिकल रोज है, इनमें नक्षत्रों के नाम है, और नाम के समक्ष कुछ कुछ शब्द हैं, जन्म, जन्म, विपत, प्रत्ययी, संपत आदि आदि। और ताराबलम के हॉरिजॉन्टल कॉलम में भी नक्षत्रों के नाम। तो वर्टिकल रोज में जो नाम है नक्षत्रों के, वे संबंध रखते हैं जन्म पत्रिका में चंद्रमा स्थायी रूप से जिस नक्षत्र, और हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो नक्षत्र के नाम है, ये चंद्रमा के आज के गोचर से संबंध है। और इस तरह से किसी भी जातक का जहां आज मिलन होता है, वही आज के दिन का फल होता है। तो यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो नवतारा ये चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब नवतारा चक्र को देखते हैं, तो आज के बारे में निकलता है फल, और इसे तारा बताते हैं। और यदि सीधा नवतारा चक्र पद्धति को देखते हैं, तो हम जातक के किसी भी व्यक्ति के जीवन के बारे में जान सकते हैं, हम अपना भी जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो आइए चलिए कैसे यह बताते हैं। चंद्रमा ग्रह आपके नक्शे में मन जो होते हैं, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। इसलिए यदि ग्रह इस नवतारा चक्र पद्धति से ग्रहों के को नक्षत्रों से जोड़ा गया, और चूंकि 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया, और वे श्रेणी बने पहला से 9वां तक पहला श्रेणी,
दूसरा से 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी, और तीसरा श्रेणी बना 19वां से 27वां तक। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी पहला महादशा जो होता है केतु का, फिर शुक्र का, फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध, और यही साइकिल चलता है। तो हर नक्षत्र जो पहला पहला नक्षत्र जो हुआ हर श्रेणी में से, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां, तीसरे में से 19वां नक्षत्र जो है, इनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। दूसरा नक्षत्र जो हुआ पहले में से, तीसरे में, दूसरे में से और तीसरे में से, यानी दूसरा, 11वां और 20वां, इनका स्वामित्व शुक्र देव को दिया गया। और इसी क्रम में चलते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया, और सभी ग्रहों को इसी क्रम में नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और यह सूची इस प्रकार, यह आप सहेज कर रख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी हो सकता है। तो केतु देव केतु देव अश्विनी, माघ और मूला का स्वामी के स्वामी बने। वहीं शुक्र देव भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के बने। यदि हम मंगल को ले तो मृगशिरा, चित्रा और श्रविष्ठा के बने। शनि को देखें तो पूष, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद के स्वामी बने। और इसी क्रम में चलते हुए बुध देव जो अंतिम ग्रह हुए, उनको अश्लेषा, ज्येष्ठ और रेवती का स्वामी मिला। अब यदि हम देखें, मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ, यानी पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में यदि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो पहला ग्रह जो बनते हैं बृहस्पति देव बनते हैं। जातक का जन्म इन्हीं की महादशा में होता है। और यही ग्रह के उनके जन्म नक्षत्र हो, जन्म ग्रह बने, जन्म नक्षत्र के स्वामी बने, चाहे वो पुनर्वसु हो, विशाखा हो या पूर्वा भाद्रपद, कोई भी। गणना यहीं से आरंभ होती है। पहला ग्रह बृहस्पति देव बनते हैं, दूसरा शनि देव, तीसरा बुध देव, और आगे साइकिल चलाते हुए केतु देव से चौथा केतु देव, पांचवां शुक्र देव, छठा शनि सूर्य देव, सातवां चंद्रमा चंद्रदेव, आठवां मंगल और नौवां राहु देव। इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जो ग्रह शुभ होंगे और अशुभ होंगे, हम यहां से जान सकते हैं। कैसे? तो पहला ग्रह जो होता है मिश्रित फल देता है, पीड़ा भी देता है, सुख खुशी भी देती है, लेकिन पीड़ा ज्यादा हो। तो पहला ग्रह मिश्रित फल, पीड़ा से ही आरंभ। दूसरा ग्रह संपत्ति का शुभकारी। तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां जो ग्रह होते हैं, उन्हें बता दें, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां जो ग्रह होते हैं वे शुभकारी होते हैं। और पहला, तीसरा, पांचवां और सातवां जो ग्रह बनते हैं वे अशुभकारी। तो अब बता दें कि बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शनि क्या होंगे? शुभकारी, संपत्ति के कारक। बुध क्या होंगे? बाधा, अब अशुभ होंगे। केतु शुभ होंगे। शुक्र अशुभ होंगे। सूर्य शुभ होंगे। चंद्रमा शुभ होंगे। मंगल और राहु शुभ होंगे। अब मंगल और राहु जैसा ग्रह बृहस्पति देव के लिए शुभकारी हुए, शनि देव जैसा ग्रह बृहस्पति देव के लिए शुभकारी। और इस प्रकार यदि हम ये जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी, तो क्या कौन सी दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होगा या शुभकारी होगा, यह तो जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं, तो हम जो शुभ ग्रह की अवधि होगी, वह उसमें हम शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। अशुभ ग्रहों के आने की स्थिति में चैलेंज, जो चुनौती है, उसको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चुनौती का सामना करते हैं डट कर। और इससे हमारे मानसिक या शारीरिक पीड़ा कम होती है, जो हमारे लिए अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो इससे हम जान सकते हैं ना कि कौन सी अवधि हमारे लिए शुभ है, कौन सी अवधि अशुभ। साथ ही साथ जन्म कुंडली में ग्रह जो बैठे हुए हैं शुभकारी कैसे होंगे, अशुभकारी कैसे होंगे, यह भी जान सकते हैं। उदाहरण स्वरूप
जो जुपिटर के नक्षत्र में जो जन्मे जातक हैं उनके लिए शनि देव संपत्ति के कारक हुए। और जब संपत्ति के कारक हुए तो शनि देव को हम कहाँ देखेंगे जन्म कुंडली में, जहां बैठे हुए हैं वहीं से उसके धन का लाभ होगा। और उससे संबंधित वृत्ति अगर करता है जातक तो लाभकारी होगा, संपत्ति धन का कारक होगा। तो दूसरा अगर संपत्ति देता है, तो इस तरह से हम ग्रहों के बारे में जन्म कुंडली से भी यह देख सकते हैं। इसको नवतारा चक्र पद्धति को देखते हुए, तालमेल करते हुए यह देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां जो ग्रह बने हमारे, यानी बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये सभी समस्या के कारक बने। और इस नक्षत्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं या जिनका इस नक्षत्र में जन्म हुआ है, वे हमारे लिए शुभकारी होंगे। तो उनसे चाहे वह घर में हो, समाज में हो, जहां भी हो, आपके लिए, हमारे लिए पीड़ादायक होंगे। जुपिटर के नक्षत्र में जो जन्मे हैं, बृहस्पति के नक्षत्र, तो क्या हम यह नहीं जान सकते? यदि हम उसे पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो ये जान सकते, यदि मेरा संतान ही अगर उस नक्षत्र में है तो हम पहले से सावधान रहेंगे ना, हमें पीड़ा नहीं होगी। तो ये सारी समस्या है। और इस तरह से हम अपने समस्याओं को पकड़कर हम अपना आकलन कर समस्याओं को पकड़ सकते हैं, आकलन कर सकते हैं और आवश्यक उपाय कर सकते हैं। तो ये रहे नवतारा चक्र पद्धति। और इस पद्धति पर हमने यूट्यूब पर वीडियो भी डाला है, नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति। जरूर देखिए, आपके लिए लाभकारी होगा, ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी। तो चलिए अब आज इतना ही। इस प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली रखी है और उसको उनका अध्ययन किया और प्रमाणित करने का कोशिश किया कि नवतारा चक्र पद्धति से जो परिणाम निकल रहे हैं वही हमारे इतिहास के पन्नों में है, वही हमारे जीवा पर है, मन मस्तिष्क। तो चलिए अब नवतारा चक्र पद्धति से फिर पुनः इसी के से उत्पन्न तारा बलम पर चलते हैं। आज का दिन के बारे में जानते हैं कि आज का दिन कैसा। तो चंद्रमा जहां गोचर कर रहे हैं आज, वे श्रविष्ठा या धनिष्ठा नक्षत्र में जिसे बोला जाता है उसमें गोचर कर रहे हैं और तत्पश्चात वे शतभिषा में जाए। तो यदि हम जातक का जो जन्म नक्षत्र है, यदि उसके अनुसार देखें, उदाहरण स्वरूप किसी का भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में हुआ है, तो पहला भाग जो होगा वह शुभकारी होगा और इसके बाद अशुभकारी होगा। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद में जन्मे जातक के लिए पहला भाग और दूसरा भाग दोनों शुभकारी हैं, क्योंकि 8वां और 9वां ग्रह। तो ऐसी स्थिति में यदि हम जान जाएं कि कौन सा हमारे समय अच्छा है, कौन सा समय खराब है, तो हम कोई भी नया कार्य आरंभ करने के पहले हम इसको जान सकते हैं और उसी अनुसार कार्य योजना बना सकते हैं। साथ ही साथ जब अशुभ स्थिति हो तो टाल सकते हैं, टालना ही श्रेयस्कर है, यही हमारा सलाह है। और हम या तो समय के पहले कर लें जब शुभ समय हो, या बाद करें, इंतजार करें, ताकि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वह शुभ कार्य। दैनिक कार्यों में भी यह उपयोगी होता है, क्योंकि आज अगर हम जान गए कि आज के लिए हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, समय ठीक नहीं है, आज का दिन ठीक नहीं है, तो हम सावधान रहेंगे, दैनिक कार्य करेंगे किंतु सावधान। उपाय के तौर पर हर लोग पूछते हैं कि सीधा जब भी कुछ समस्या दी जाती है तो उपाय खोजा जाता है। उपाय के तौर पर आपको बता दें, उपाय इसमें नहीं करना चाहिए। उपाय उपयोगी है या नहीं है इसकी प्रमाणिकता हम नहीं दे सकते, लेकिन कहीं हमने संकलित किया कहीं से कि कुछ उपाय करने से हो सकता है कि यह समस्या टल जाए, लेकिन हम इसको प्रमाणिकता पे, हमारी इसके संदेह है इसकी प्रमाणिकता पे, इसलिए आपको जोखिम लेने के लिए नहीं करते। ज्ञानवर्धन के लिए, यदि आज का तारा आपका जन्म में है
तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यरी में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो उस मुहूर्त को त्यागें। मजबूरी हुई, अति मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो ये संक्षेप में बताया, लेकिन पुनः बता दें कि यह परिहार जो उपाय है अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, जैसे जोखिम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं अब नक्षत्र से राशि, तीसरे भाग में। आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जब वे मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे दिन के 11:21। तो जब तक मकर राशि में है तब तक जिन जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं वे हैं मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले, वृश्चिक, मकर और मीन राशि। सावधान, आप जो है शेष राशि वाले जातक सावधान रहे, आपके लिए शुभता के संकेत। और जब वे कुंभ राशि में जाते हैं तो मेष राशि, वृषभ, सिंह, कन्या, धनु, कुंभ राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि वालों के लिए शुभता के संकेत नहीं है। यह ततएव वैसे राशि जिनके लिए शुभता के संकेत नहीं आ रहे वे सावधान रहे, वाहन चलाते समय कहीं वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो समस्या आ सकती। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बता दें कि यह फल जो है चंद्रमा जहां राशि में बैठे हुए उसके अनुसार देखें, लगन के अनुसार नहीं देखें। अब आपको लेकर आए हैं चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है जो शुभ और अशुभ समय दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह शुभ काम पूजा पाठ से हो या कोई काम नहीं किया जा रहा है। दैनिक कार्य से लेकर नए कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया हो तो कम से कम चौघड़िया जरूर देखें। और चौघड़िया पर हम अलग से प्रस्तुति इसकी उपयोगिता काफी है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हम YouTube पर अंग्रेजी और हिंदी में अलग अलग यूट्यूब पर पोस्ट डाले हैं, जो कि आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा और उपयोगी भी होगा। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में बता दें, कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक के दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया होता है आज का, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। तो इस प्रकार से हर चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ, और हर चौघड़िया हर दिन साप्ताहिक दिन इसके स्वामी अलग अलग ग्रह बने, और हर अलग अलग ग्रह, सातों ग्रह विशेष कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए सभी सातों चौघड़िया विशेष कार्य विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी, दैनिक कार्य के लिए भी और विशेष कार्यों के लिए। तो ये इस तरह का हम आप देखें कि आपका हर चौघड़िया विशेष कार्य के लिए उपयोगी होता है और दैनिक कार्य के साथ है ही है। किंतु दिन का चौघड़िया वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। और जब भी कोई भी चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त हो तो उस चौघड़िया का त्याग करना, क्योंकि अशुभता की संभावना ज्यादा होती है, शुभता का की संभावना कम होती है। तो आज का चौघड़िया यदि देखें तो आज का चौघड़िया काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से समाप्त है। रात्रि का लाभ चौघड़िया से दिन आरंभ है, लाभ चौघड़िया से समाप्त है। किंतु आज देखें, आज काल वेला राहु काल और वार वेला से दिन का चौघड़िया अधिव्याप्त है, और रात्रि का चौघड़िया दो दो काल रात्रि वेला से अधिव्याप्त है। तो इस प्रकार यदि कहें, दिन का चौघड़िया 8 4 अशुभता अशुभ स्थितियों से अधिव्याप्त है, और रात्रि का 2 शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम हुआ करता है, सबसे ज्यादा उत्तम सभी कार्य। तो इन शब्दों के साथ हम आपको अब अंतिम पड़ाव पर लेकर चलते हैं, जो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा संभावना। हमारा जन्म अंकों के अंक में ही होता है, यानी अंक की गोद में होता है।
हम ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो गिफ्ट है, जो हमें उपहार में मिलते हैं, वो जन्म तिथि, और यही जन्म तिथि हमारे लिए शुभता और अशुभता के संकेत लेकर आता है, और इसी को हमको पहचानना अंक ज्योतिष की कमाल। तो दो तरह के अंक होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक, यानी पहला स्थिर होता है, दूसरा चलायमान होता है, जो परिवर्तनशील होता है। हम इसकी चर्चा भी करेंगे। मूलतः अंक ज्योतिष 1 से 9 एकल अंक पर ही काम करता है। तो जहां भी 1 से ज्यादा अंक कहीं भी मिलते हैं, तो उनमें उन अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं। और हर अंक 1 से 9 अंक जो है, उनके स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। शून्य की को गणना में नहीं ली जाती, क्योंकि शून्य अनिश्चित बताता है, अनिश्चितता को दर्शाता है। अंकों के स्वामी एक एक पहला जो होता है सूर्य के स्वामी बनते हैं, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा के राहु, पांचवा का बुध, छठा का शुक्र, सातवां का केतु, आठवां का शनि और नौवां का मंगल। और इन अंकों को 1 से 9 के अंकों को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यानी एक को राजा या सरकार से, दूसरा को रानी या पार्टनर से, तीसरे को गुरु या ज्ञान देने वाले से, चार को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले से, और जो उपद्रवियों से कि कहें, या डिप्लोमेटिक झूठ जो बोले वह उसे भी राहु के श्रेणी में आता है। पांचवा राजकुमार से, छठा मंत्री से तथा वैसे व्यक्ति जो सुख सुविधा प्रदान कर सके, सातवां धर्म गुरु या ऐसा व्यक्ति जिसे आप भविष्य की में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, आठवां अधीनस्थ, समाज के नीच तबके के लोग तथा हमारे अधीन काम करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि, और न्यायाधीश। नौवां सेनापति, डॉक्टर और पुलिस। ये इन अंकों के को अलग अलग अंकों को इन अंकों से जाना जाता है। तो स्टैटिक अंक होते हैं जन्म तिथि, और जन्म तिथि से हम कुछ और अंक निकालते हैं। तो जन्म तिथि के 3 अंक होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। तिथि को जोड़कर जब हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, जब यदि एकल अंक है तो उसे उसी तरह से लिखकर आगे बढ़ते हैं, और यदि एक से ज्यादा अंक हो, तो तिथि और माह एक अंक के भी हो सकते हैं और 2 अंक के भी हो सकते हैं। वर्ष 4 अंकों के हो, तो तिथि और तिथि को केवल जोड़कर जब हम एकल अंक परिवर्तित करते हैं, और ड्राइवर कहलाता है, मूलांक कहलाता है। वही तिथि, वर्ष और माह को जोड़ते हैं तो वह भाग्यांक कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। जिस तरह से किसी बस को, गाड़ी को चलाने के लिए कंडक्टर और बस में, एक कंडक्टर और ड्राइवर में आपस में तालमेल अच्छा होने से बस अच्छी चलती है, उसी तरह से जीवन के नैया को चलाने के लिए, जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का जो अंक है, उसमें आपस में तालमेल अच्छा होना जरूरी है। नहीं होने से हम एक अंक अपने तरफ से एक अंक की व्यवस्था करते हैं, जो हमें संतुलित कर। आप यहाँ देखें, 1 से 9 के अंकों में 5 अंक ऐसा अंक है जो दोनों के मध्य आता है, सभी 9 अंकों के मध्य आता है, और यह सभी अंकों को संतुलित भी करता है, इसलिए इसे संतुलित अंक बोलते हैं। अब यह हमें भविष्य में सुनिश्चित करना है कि हमारे लिए कोई भी अंक, हम ऐसा अपने कृत्य से, अपने कर्मों से, यानी अपने जो अंक हम बनाएंगे उस अंकों से कहीं हम ये मूलांक और भाग्यांक का दुश्मन नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला अंक जो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है जीवन भर, वह होता है नामांक। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, तो ना अंक कहाँ से आ गया नाम का? यस, हाँ, अंक में जो अक्षर प्रयोग होते हैं, उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और इस प्रकार अक्षरों को अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर उन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और तब देखते हैं कि वह अंक मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है या मित्र। एक उदाहरण हमने लिया है सरगुण का।
ये एक इंडियन एक्ट्रेस है जिनकी जन्म तिथि 6 सितंबर 1988, उन्हीं की जन्म तिथि हमने ली है, यह गूगल पर उपलब्ध। तो 6/9/88 को सरगुन का जन्मदिन, आज उनका जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देखें सरगुन को कि 6 अंक इनका मूलांक है, और नाम का पहला अक्षर जो होता है एस है, जो कि इनका शत्रु अंक बनता है। 6 और 3 में आपस में तालमेल नहीं होता। आप आगे भी उस वो सूची देखेंगे। उसी तरह से 6 अंक के लिए 2 अंक कैसे हैं, यह हम जरूर निकालते हैं। और ये नाम का को जो सुधार किया जाता है इसी तरह से सुधारते हैं। तो यदि कोई हम अंक ज्योतिष से वाकिफ हैं, अंक ज्योतिष जानते हैं, तो बच्चे को, नवजात शिशु को का नाम ऐसा रखेंगे जो कि शत्रु अंक नहीं हो, ताकि उसके जीवन भर उसे समुचित ऊर्जा मिले, वह लाभकारी हो सके। साथ ही साथ नामांक को हम वहां ले जाएंगे जो इसके लिए वो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए शुभकर। यही अंक ज्योतिष का कमाल है। अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है और इसका उपयोग करना भी आसान है। तो चलिए आज दुश्मनों के अंक को पहचाने कि दुश्मन अंक कौन कौन। तो 1 अंक के दुश्मन अंक 8 हैं, 2 के 4, 6, 8, 9 है, 3 के 6 हैं, 4 के 8, 9, 4, 2 है, 5 के कोई अंक नहीं है, 6 के 3, 9 है, 7 के खुद 7 ही है और 9, 3 है, 8 के खुद 8 है और 1, 2, 9, 4 है, 9 के 6, 4, 2, 9 और 8 खुद, उसी तरह 4 के खुद 4 और 8, 9, 2। अब ये बताएं कि मूलांक इनके 6 हुए, भाग्यांक 2 हुए, ये 5 हुए, तो 5 के लिए तो शुभ है कोई भी अंक, लेकिन 6 के लिए 3 अंक दुश्मन। इस प्रकार हम नाम को बदल कर उससे लाभान्वित। चलिए, ये संक्षिप्त प्रस्तुति भी आपकी जानकारी है। तो अब हम आपको ले चलते हैं आज के शुभता के समय। आज जो अंक है हमारे, आज 6/9/2025 है, और आज का मूलांक आपको यह भी बता दें कि सितंबर 2025 में जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनके मूलांक और भाग्यांक एक ही। इस साल 6 सितंबर को जो ये पूरे सितंबर माह में जो जन्म लेंगे उनके मूलांक और भाग्यांक एक। तो आज का मूलांक यदि देखें 6 है, भाग्यांक 6 है, और 6 भाग्यांक अन्य मूलांक वाले लोगों के लिए जो विभिन्न तिथियों को जन्मे हैं क्या फल दे रहे हैं। तो केवल 6/2 को शत्रु बता रहा है, तटस्थ हो रहा है उसके साथ, 3 को शत्रु बता रहा है, और 9 से 7 शत्रु। 6 अंक 3 और 9 के साथ शत्रु बनते हैं, और शेष अंकों के साथ शुभता के संकेत देते हैं। 2 अंक वाले के साथ तटस्थता का संबंध है। तो जिस जातक का जन्म 2/11/2029 को हुआ है उनके लिए आज का दिन साधारण रहने की संभावना है। जिनका जन्म 3/12/21, 30 या 9/18/27 को हुआ है वे सावधान रहें, उनके लिए समस्या आ सकती है। वाद विवाद से दूर रहें, तथा वाहन आदि चलाते समय भी सावधान रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान। शेष मूलांक वाले जातक के लिए आज दिन अच्छे हैं, क्योंकि सभी अंक मूलांक वाले को शुभता, 6 अंक शुभता के संकेत दे रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के दैनिक पंचांग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को साझा करें मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इससे ज्ञान वर्धन, अपना ज्ञान अर्जन कर सकें, उनकी ज्ञान वृद्धि हो सके, और इसका उपयोग कर वे अपने जीवन में सुखता ला सकें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शनिदेव, राम भक्त हनुमान तथा श्री राम की कृपा आप पर बरसती रहे। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।